बिहार के लोगों को जिस तरह से केरल के लोगों को विदेश में पलायन करना पसंद है, उसी तरह से बिहार के लोगों को, चाहे वो गरीब हों चाहे धनी हों, उनको भी बिहार से बाहर रहना पसंद हो। जो धनी हैं वो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई या उनका बाल बच्चा पलायन करके बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए वो बाहर जाना चाहता है, उसको बिहार के इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं है। जैसे सब जात में भरमाएगा, मुद्दे गौण हो जाएंगे, सिर्फ जातीय मुद्दा रहेगा। आप देखेंगे किसी व्यक्ति के गुण, शैक्षणिक योग्यता पे टिकट नहीं मिलता है। टिकट का आधार होता है कि उस विधानसभा में उनके जाति के लोग कितने हैं, उनके धर्म के लोग कितने हैं। तो जहां मूल रूप से व्यवस्था ही में ये हो कि जाति या धर्म के लोग कितने, उस पर हम टिकट देंगे, और जनता को भी एक स्लीपर सेल जनता के बीच में है जो इसी को हवा देता है। जनता भी अब समझ चुकी है कि यहाँ जो राजनीतिक दल के लोग हैं सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, इसलिए इसमें फिर जात पात और धर्म के बीच लोगों को बांट दिया गया है। उसी आधार पर जो चुनाव वर्तमान में दिख रहा है, उसी आधार पर चुनाव चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। आज हम मुद्दा कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव अभियान, प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच हम जानना चाहते हैं कि जनता का मुद्दा क्या है, क्योंकि सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपना अपना विजन, अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना मुद्दा लेकर जनता के बीच चुनाव में है। मगर जनता का मुद्दा क्या है, वह किस मुद्दे पर वोट करेगी और वह किस मुद्दे, कौन सा मुद्दा वह होगा जो जनता को प्रभावित करेगी, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शिक्षाविद, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, शिक्षाविद राजीव रंजन सर और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक रविंद्र कुमार सिंह। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से, इनका क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में 5 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहा है और 2 चरणों का ये चुनाव है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को ये चुनाव संपन्न होंगे। मुजफ्फरपुर में ये चुनाव 6 नवंबर को हो रहा है, यानी प्रथम चरण में हो रहा है। लेकिन अगर आप मुद्दों की बात अगर आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि अभी चुनाव प्रचार अपने चरम पर नहीं पहुंचा हो, दीपावली, छठ ये पर्व होने के कारण। मैं मुद्दों को किसी के द्वारा उठाते हुए नहीं देख रहा हूं, सिवाय इसके कि जब कोई बड़ी मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता, यहाँ के बिहार के विपक्ष के नेता, इन लोगों की जो मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसमें अगर कुछ चर्चा चल जाती हो, या फिर जन स्वराज के प्रशांत किशोर द्वारा वो चर्चा चलाई जाती हो जिसमें मुद्दों को उठाया जाता है, पलायन का मुद्दा उठाया जाता है। मेरा अपना मानना है कि ये पलायन कभी बिहार में मुद्दा नहीं बन पाएगा, इसलिए कि बिहार के लोगों को जिस तरह से केरल के लोगों को विदेश में पलायन करना पसंद है, उसी तरह से बिहार के लोगों को, चाहे वो गरीब हों चाहे धनी हों, उनको भी बिहार से बाहर रहना पसंद हो। जो धनी हैं वो अपने बाल बच्चों की पढ़ाई या उनका बाल बच्चा पलायन करके बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए वो बाहर जाना चाहता है, उसको बिहार के इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं है। बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें आज भी जगह खाली है, सीट खाली है, उसमें एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ज़मीन बेचकर ज़्यादा पैसा देकर दक्षिण के जो राज्य हैं या फिर और जो दूसरे राज्य हैं उड़ीसा वगैरह में, वहाँ पर वो जाते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों बिहार के लड़के, बिहार के छात्र बिहार के कॉलेजों में नहीं पढ़ते?
इसलिए कि ये जो एक तो उसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि जो बिहार में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम खुद जैसे अगर किसी कॉलेज एक कॉलेज का हम एग्जाम्पल लें, रामदयालु सिंह कॉलेज का एग्जाम्पल लें, जहाँ से मैं आया हूँ। मेरा लड़का है, मेरा लड़का बिहार में पढ़ा ही नहीं, रामकृष्ण मिशन में हमने भेजा और उसके बाद से वो IIT में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार के प्रोफेसर का सर्वे एक होना चाहिए कि बिहार के जो प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उसमें से कितने लोग अपने बच्चे को उस महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं जिस महाविद्यालय से वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का महीना पाते हैं। आपको पता लगेगा कि शायद आपको 1% भी वैसे व्यक्ति नहीं मिले। मतलब इसका क्या है? मतलब यह है कि हमको खुद उस इंस्टीट्यूशन में रहने के बावजूद हमको खुद विश्वास उस इंस्टीट्यूशन पर नहीं है कि हम अगर अपने बच्चे को रखेंगे तो वो सही शिक्षा पाएगा। ये बिहार की त्रासदी है, ये बिहार की त्रासदी है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो जितने भी मॉडल्स स्कूल वगैरह जो खोले गए हैं, वो मॉडल स्कूल आप लाख बना लीजिएगा, लेकिन जब तक आप एक सिस्टम में मूल चूल परिवर्तन करके आप जब तक ये सिस्टम नहीं लगाइएगा कि नहीं साहब, जिस मोहल्ले में जो विद्यालय होगा उस मोहल्ले में अगर कोई MP का घर होगा, अगर कोई विधायक का घर होगा, तो उसके बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ेगा। जिस दिन आप ये नियम बना दीजिएगा, उस दिन यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अब आइए शिक्षाविद राजीव रंजन सर से हम जानना चाहेंगे कि इस बार जनता का मुद्दा क्या है, कौन सा मुद्दा जनता को प्रभावित करेगी और किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? सर देखिए, जनता को प्रभावित करेगी वो मुद्दे तो बिल्कुल ही अलग है, लेकिन जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी ये अगर सच बोलना चाहिएगा तो जनता एक गो मुद्दा है जनता के पास। जनता जो चौक चौराहे घर आंगन में बात करता है, जनता या सारे लोग बात करते हैं, वो है जनता के जात का मुद्दा। हमको बोलने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो जनता, आप मुजफ्फरपुर शहर की अगर बात ले लें तो मुद्दा ही मुद्दा है। अभी छठ का समय था, हमारी माताएं, हमारी बहनें गांव से आती थी खरीदारी करने, और पिछले अभी जिस दल का विधायक हुआ, इससे पहले जिस दल का विधायक है, 10 वर्ष को अगर हम आकलन कर लें, एक शौचालय नहीं है जहां पे महिलाएं आए, ये मोती झील और ये सनैयागंज में, कि ढंग का शौचालय, सुलभ शौचालय नहीं है कि महिलाएं वहां पे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पढ़ाई में जैसा कि सर ने कहा, बहुत अच्छी बात। अब किस चीज में, यहां तो नेता, राजनेता, सभी दल के राजनेता, सभी पार्टियों के राजनेता और हम जैसे लोग, जहां सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कहते हैं, सबका एक गठजोड़ है, एक बात पर गठजोड़ है कि सबको जात में भरमाए रखो। जैसे सब जात में भरमाएगा, मुद्दे गौण हो जाएंगे, सिर्फ जातीय मुद्दा रहेगा। आप देखेंगे किसी व्यक्ति के गुण, शैक्षणिक योग्यता पे टिकट नहीं मिलता है। टिकट का आधार होता है कि उस विधानसभा में उनके जाति के लोग कितने हैं, उनके धर्म के लोग कितने हैं। तो जहां मूल रूप से व्यवस्था ही में ये हो कि जाति या धर्म के लोग कितने, उस पर हम टिकट देंगे, और जनता को भी एक स्लीपर सेल जनता के बीच में है जो इसी को हवा देता है कि तुम्हारे जात मुख्यमंत्री है, तुम्हारे जात प्रधानमंत्री है, हमारे जात ये। तो ये जो हवा है, इसमें मूलभूत मुद्दा गौण हो जाता है। जो आम जनता है, त्रस्त है, अगर किसी के पिताजी बीमार पड़ते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं प्राइवेट में हम कितना पैसा हमको खसोट लेगा, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल छिन्न है। तो स्वास्थ्य का मुद्दा है, और समाधान हम सरकार से ही कहेंगे और विपक्ष से भी कहेंगे, दोनों दोषी है। विपक्ष में उतना आत्मबल और साहस नहीं है उसके नेताओं में, जो जा के विपक्ष कहेगा कि हम तो सरकार में नहीं थे। अरे तब भैया तुम्हारा काम है आवाज उठाना, काहे नहीं गए अपना कर्जकर्ता को कह के हॉस्पिटल पर कि
कहाँ गया ये डॉक्टर साहब लोग, काहे नहीं आ रहे हैं। और पक्ष कहते हैं सुशासन की सरकार है। भाई कि कहाँ का सुशासन है कि आपका हॉस्पिटल नदारत है, स्कूल नदारत है। हम अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप हॉस्पिटल तो इतना अच्छा, इतना भीड़ है। हमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि ईमानदारी से कहिए कि आपके पिताजी बीमार होंगे तो जाइएगा हॉस्पिटल में। चुप हो गए। अरे वो उन गरीबों का भीड़ है जिनके पास 200-400 रुपया भी नहीं है, वही भीड़ है वहां। जिसके पास 200-400 रुपया हो, छोटे छोटे चौक पर भी अगर प्राइवेट डॉक्टर है तो वहीं दिखा रहा है। अब शिक्षा पे रही बात, सर ने बड़ा अच्छा बात बोला है। अब शिक्षा पे आते हैं। शिक्षा में एक साधारण सा ग्रेजुएट पास लड़का अगर गांव में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलता है और जनता उस पर इतना भरोसा करती है कि उसको पैसा देती है 500-1000 रुपया और अपने बच्चों को पढ़वाती है। चले जाए किसी भी देहात में चले जाए, मेरे बातों को आप रिसर्च कीजिए। और वहीं बगल में स्कूल है, सरकारी स्कूल, इतने अच्छे टीचर वहाँ है, अभी बहाली हुआ है। और हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, हमारे पढ़ाए हुए बहुत लोग उसमें शिक्षक हैं। सीटेट पास करके, बिहार बीपीएससी पास करके टीचर है। उसको देखने वाला प्रखंड शिक्षा अधिकारी है, उसको देखने वाला जिला शिक्षा अधिकारी है, ऊपर पता ना कितना सचिव उचिव क्या क्या है, और उसके ऊपर से एगो शिक्षा मंत्री है। और तब जनता का भरोसा उस पर नहीं है कि उसको फ्री में उसके यहाँ पढ़ने नहीं जाता है, खिचड़ी खिया के पढ़ाता है। लेकिन एक गांव का बच्चा स्कूल खोले हुए है और गांव के महिला पुरुष को रखे हुए है, उस पर उतना भरोसा कर रहा है कि 500 रुपया दे के देखिएगा लाइन लगा के बच्चा से सुबह में 7 बजे गार्जियन उसमें बेचता है। इसका कारण क्या है सर? बात करते हैं कि भैया हमने 20 साल में बदल दिया। हाँ बदला है, पटना जाइएगा तो आपको लगेगा कि लंदन आ गए। 38 को जिला है, 38 जिला है, तो सरकार बड़ा चतुर होता है, देखता है कि भाई 38 जिला में एक गो जिला है जिसमें 38 आदमी आएगा मुख्यालय पर। कहाँ है? तो पटना। तो जैसे सीतामढ़ी के आदमी जाए वहां तो पुल पार करते लगे कि भाई अमेरिका आ गए, तो जाके विकास की बात करें। तो इसका मूल कारण यह है कि सिस्टम का फेलियर होना। अब आइए, चाहे सरकार किसी की भी हो और किसी की भी आए, सिस्टम नहीं है। योजनाएं हर सरकार अच्छी बनाती है, इसमें कहीं कोई नहीं चाहेगा कि हमारी सरकार चली जाए। इम्प्लीमेंटेशन का अभाव है और आपका जो कार्यपालिका पर जो अंकुश होना चाहिए वह नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ विद्यालय के लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे इस स्वास्थ्य सेवा लचर है या यह रोड खराब बन रहा है, तो कमीशन लिए हुए है सब। आपका कंप्लेन करने पड़ जाएगा, पता नहीं, हो सकता है आप पर FIR भी झूठा हो जाए। आम जनता को मतलब नहीं है। तो ये तब तक नहीं सुधरेगा जब जन जागरण इस तरह से सरकार नहीं कराए, तब तक ये सुधरने का चीज नहीं है, चाहे सरकार आए या जाए। तो अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के लोग पलायन करना चाहते हैं, पलायन कोई मुद्दा नहीं है। सर ने राजीव रंजन सर ने कहा कि जनता उस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो हम जानना चाहेंगे पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह से कि इन दोनों के बात में कितनी सच्चाई है और जनता का मुद्दा क्या है। देखिए, राजनीतिक पेचीदगी इतनी गहरी है कि जनता मुद्दों से भटक जा रही है। कोई मुद्दा पर चुनाव में अब देखते होइएगा कि किसी तरह का मुद्दा ना, जात पात धर्म यही मुद्दा है और पार्टियां के मुद्दा पर अभी जैसे चुनाव हो रहा है। हमारे शिक्षाविद राजीव बाबू बताए हैं कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, आप कोई भी चले जाए, किसी ब्लॉक स्तर पर चले जाए, इतने अधिक भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का किसी का कोई काम नहीं होता है। लेकिन कोई मुद्दा उठा रहा है, न जनता उस मुद्दा पर सवाल कर रही है और न राजनीतिक दल के लोग उस भ्रष्टाचार के मुद्दा को उठा रहा है। एक देख रहे हैं जो प्रशांत किशोर हैं, जो मुद्दा तो उठा रहे हैं, अभी शिक्षा के लिए वोट दीजिए, बच्चों के लिए वोट दीजिए, पलायन रोकने के लिए वोट दीजिए। लेकिन जो यहाँ की जनता है, शिक्षा पलायन पर बार बार मुद्दा जो राजनीतिक दल उठा करके वोट मांग करके जो लोग चले जाते हैं, लेकिन उस मुद्दा पर काम नहीं होता है, तो प्रशांत किशोर पर भी लोग उसी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोग बुझते होंगे कि जिस तरह से पहले से राजनीतिक दल के लोग वादा करते हैं फिर भटक जाते हैं, इस तरह प्रशांत किशोर पर भी
भी विश्वास नहीं करते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है जो प्रशांत किशोर जो मुद्दा बता रहे हैं उस पर उन सत्ता में आए तो उसको निदान ही कर दे। इसलिए जनता भी अब समझ चुकी है कि यहाँ जो राजनीतिक दल के लोग हैं सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे। इसलिए इसमें फिर जात पात और धर्म के बीच लोगों को बांट दिया गया है। उसी आधार पर जो चुनाव वर्तमान में दिख रहा है उसी आधार पर चुनाव चल रहा। रह गई विकास की बात, तो पिछले अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, चाहे आप पुरानी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो यह ज़रूर है कि पहले मतलब जो नीतीश सरकार के समय में विकास हुआ है। अब यह नहीं कहें कि बहुत इतना विकास हो गया जब कोई ज़रूरी नहीं है, यह चीज़ नहीं है, लेकिन विकास हुआ है। पहले हम लोग देखते थे जिस अस्पताल में कुत्ता मतलब उसके टेबल कुर्सी सब पर कुत्ता बैठ जाता था, उसमें अब दवा की व्यवस्था है, वहाँ मरीजों की देखने की व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था तो है, खर्च तो उस पर हो रहा है, लेकिन उस तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जिसके कारण लोग अब उस अस्पताल में मतलब जो लोग हैं प्राइवेट में जा कर के खर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ अस्पताल में जाना नहीं चाहते हैं, ये भी कारण है। लेकिन फिर भी गरीबी इतनी है जो लोग मुफ्त दवा चाहे जो मुफ्त इलाज के कारण वहाँ जाते हैं, जिनके पास पैसे का कोई प्रबंध नहीं है वहाँ अभी भी वे जाते हैं। तो इस तरह का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ विकास ज़रूरी है। जैसे अभी लीजिए, अभी शहर की बात उठाएँ, जैसे शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है शहर, लेकिन क्या है स्थिति शहर की? शहर की इतनी नारकीय स्थिति है जो लगता है नहीं कहीं से जो स्मार्ट सिटी है। और उस सीवरेज उसका देखिएगा, जहाँ जहाँ जो वो गोलाकार करके बनाया हुआ हर जगह धंसा हुआ है, तो क्या है विकास उसमें? तो जो भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सबकी नज़र जा रही है, लेकिन उस मुद्दे को कोई उठा रहे हैं और जनता भी मौन है। जनता भी जात पात और धर्म के बीच जैसे बढ़ चुकी है, जिसके कारण कोई मुद्दा इस तरह का दिख नहीं रहा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा मुद्दा हो सकता है जनता का? नहीं, देखिए ऐसा है कि भ्रष्टाचार कहाँ पर है? जैसे पूरा हिंदुस्तान, जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि सीवरेज बना हुआ है लेकिन धंसा हुआ है, तो वो भ्रष्टाचार कहीं? भ्रष्टाचार हम लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। यानी ऊपर में अगर ईमानदार व्यक्ति हो तो नीचे भी भ्रष्टाचार, नीचे का भ्रष्टाचार उसको समाप्त किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री, ये सब लोग जो उनके विरोधी हैं वो भी इस बात को मानते हैं, और दो बार तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा चुके हैं, और वैसी अगर स्थिति बनती तो निश्चित रूप से उन पर भी आरोप लगा के उन पर कुछ कार्रवाई हो सकती थी। तो ये तो साबित हो चुका है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो इसलिए जब मुखिया अगर ईमानदार है तो नीचे के भ्रष्टाचार पर बहुत चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। पहली बात कि वो सिस्टम के फेल्योर्स के कारण, जो इन्होंने कहा कि सिस्टम का ठीक करना किसका काम है? ठीक है, वो सिस्टम में अकेले जो हम लोगों की जो व्यवस्था है, जिसमें हम लोग जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, वो व्यवस्था है जिसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैबिनेट सिस्टम होता है, यानी मुख्यमंत्री मुखिया जरूर होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को भी सबको लेके एक कैबिनेट का निर्माण करके और एक कैबिनेट की बैठक में सारी चीज़ों को ले जाना पड़ता है। मैं यहाँ दूसरी बात उठाना चाहता हूँ। मुद्दों की जब बात होती है यहाँ पर, अभी आप देख रहे होइएगा, मुद्दा कौन उठाएगा? एक तो जो सत्ता में है उसका अपना कहना है कि भाई मैं तो नौकरी दे रहा हूँ, मैं सभी लोगों के मानदेय को हमने दुगुना करने का काम किया है, हम घर घर में 5 किलो अनाज पहुंचा रहे हैं, हमने सड़कें बना दी हैं, हमने बिजली 24 घंटा उपलब्ध करा दी है देहातों में भी। ये तो जो सत्ता में रहेगा वो कहेगा, उसमें सच्चाई भी है। लेकिन जो विरोधी पक्ष के लोग हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सत्ता में आना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई जो इंडी गठबंधन है या फिर जो यहाँ महागठबंधन बिहार में हम जिसको जानते हैं वो सत्ता में आना चाहती है। तो सत्ता में आने वाले क्या कह रहे हैं? सत्ता में आने वाले वही बात कह रहे हैं जो नीतीश कुमार कह रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि साहब उन्होंने 1 लाख, वो कहते हैं कि हम 3 लाख नौकरी दिए, तो आपने कह दिया कि हम एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, जो असंभव चीज़ है सरकारी नौकरी। दरअसल बात यहाँ होनी चाहिए इस बात की कि आप बिहार के से अगर पलायन ही आप रोकना चाहते हैं, बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर
इंडस्ट्रीज का जाल बिछाना पड़ेगा। अब आप पूछिएगा कि तो भी इंडस्ट्री कैसा आवेगा, तो कभी भी यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री नहीं चल सकता है, इसलिए कि उस तरह के रॉ मटेरियल्स वगैरह को आप बाहर से अगर लाएंगे तो वो काफ़ी महंगा हो जाएगा और वो जो है सो फिजिबल भी नहीं होगा। ज़मीन की भी यहाँ कमी है, चूँकि पर जो प्रति व्यक्ति जो यहाँ घनत्व है ज़मीन का वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो आपको यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को लगाना होगा। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप देखिए कि आप ये जो विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके भाषणों को आप पढ़िए, कहीं वो एग्रो इंडस्ट्रीज की बात नहीं करते हैं, कहीं भी, या कोई भी व्यक्ति। आप उन मुद्दों को कहते हैं जिन मुद्दों को जनता तुरंत ले लेती है। अब जनता कृषि आधारित उद्योग को समझाने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन अगर जब आप कह देते हैं वो झूठा ही सही कि एक परिवार से एक आदमी को हम नौकरी दे देंगे, तो उसको लोग समझ में आ जाता है जनता को, अरे बाप तो हमारे परिवार से भी एक आदमी को नौकरी मिल रहा है, जबकि वो बिल्कुल सफ़ेद झूठ वो बोल रहे होते हैं। 17 महीने की सरकार में उनका दावा है कि मैंने 5 लाख नौकरी दी, और फिर वो कहते हैं, तो कैसे आप कहते हैं कि झूठ? 5 लाख नौकरी तो नहीं उन्होंने दी, उन नौकरी कहाँ से देंगे? वो 17 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री वही थे क्या? यही तो मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री तो बराबर यहाँ नीतीश कुमार रहे हैं। इसलिए कोई भी आदमी जो प्रश्न करता है, मैंने बताया है कि कैबिनेट सिस्टम है, सब लोग उसके लिए जवाबदेही है, लेकिन वो एक दो विभाग उनके हाथ में रहा। ओवरऑल जो हम लोगों के यहाँ जो सिस्टम बना है, इस कैबिनेट सिस्टम में भी जो प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री होता है, वही एक डिसिसिव उसका जो है सो जो रास्ता बनाता है, उसी रास्ता पर सब लोग चलते हैं। तो इसलिए ये भी बिहार के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कि जब वो कहते हैं कि हमारी सरकार थी। अरे तुम्हारी सरकार कहाँ थी? तुमको तो जिंदा कर दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार अगर तुम्हारे साथ नहीं चले गए रहते तो भाई वो तो आईसीयू में चले गए थे। इसका जवाब हम राजीव सर से चाहेंगे। बड़ी बात इन्होंने कही है कि तेजस्वी यादव 17 महीने के सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं थे, और उन्होंने रोजगार नहीं, नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। तो हम राजीव सर से जानना चाहेंगे कि जब 20 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या? देखिए, हम लोग का तो विषय था जनता का मुद्दा, लेकिन अगर आप हमसे ये बात पूछ रहे हैं तो हमारा जो आकलन है कि नीतीश गवर्नमेंट 2005 से है और लगातार गवर्नमेंट उन्हीं की है, क्योंकि मुखिया ही जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट कही जाती है। निश्चित रूप से सही बात है कि जो मुखिया होंगे, जो गवर्नमेंट होंगे, अच्छा या बुरा जो भी डिसीजन होगा उनके मत्थे पे आएगा। लेकिन उस 17 महीने का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि वही कालखंड था जिसमें शिक्षा में अमूल चूक परिवर्तन हुआ। जैसे जो टीचर थे वो वाले शिक्षा मित्र, उनके लिए एक परिवर्तन हुआ। दूसरा हुआ कि नहीं भाई, शिक्षक को हम अपना सेवक मानेंगे, सरकारी कर्मी मानेंगे, इसके लिए हम एग्ज़ाम लेंगे, और नियुक्तियां हुई। तो कहीं ना कहीं एक दबाव समूह, सर तो विद्वान हैं पॉलिटिकल साइंस के, दबाव समूह काम करता है। और उस समय का जो परिस्थिति था, बीजेपी से अलग होना नीतीश जी का और राजद के साथ आना और राजद के साथ बैठना, तो इनको एक था कुछ करना और एक दबाव समूह। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि राजद या तेजस्वी को ही कह लें, तेजस्वी के सरकार तो नहीं कहेंगे कि उनके गठबंधन का इसमें रोल नहीं होगा, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो पिछले कालखंड में क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा उसका रोल नहीं उस सरकार का था तो अब उसके बाद के कालखंड में क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर ऐसा नहीं था तो तेजस्वी जब नहीं थे या राजद नहीं थे, उससे पहले के कालखंड में योजना क्यों नहीं बनी? योजना बननी चाहिए थी ना। उसी समय क्यों बनी? उसी समय एग्जाम क्यों हुए? उसी समय आनंद फानन में रिजल्ट क्यों आए और आनंद फानन में नियुक्ति क्यों हुई? इतने फास्ट ट्रैक पे अभी टियर 4 लटका हुआ है। जब कोलिजन गवर्नमेंट टूटी तो टियर 3 चल रहा था, तीसरी परीक्षा बीपीएससी की, तो तीसरी तो हो गया, लेकिन चौथा परीक्षा का विज्ञापन आज तक नहीं आया है। गवर्नमेंट तो वही है। तो एक दबाव समूह काम करने वाला नहीं है। देखिए, बीजेपी और जदयू का गठबंधन होता है फ्रेंडली गठबंधन, और जदयू और राजद का गठबंधन होता है फ्रेंडली नहीं है,
संभावनाओं का गठबंधन होता है, सीमित गठबंधन होता है, तो वहां दबाव समूह काम करता है। अब फ्रेंड सर्किल में दबाव समूह काम नहीं करता, चलिए रहा है, फील गुड है, ये है। तो वो दबाव समूह जरूरी है सरकार पर, और ये दबाव समूह के कारण हुआ है मुख्यमंत्री जी ही किए हैं, क्योंकि सरकार तो नहीं की थी, लेकिन दबाव तो पड़ा है, हमारा मानना है। सर ने बहुत बड़ी बात कही कि फ्रेंडली सरकार के वजह से में कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर दोनों विरोधी होंगे तो ज़रूर काम होगा। आप निश्चित रूप से जो राजीव बाबू बताए हैं कि मतलब मुखिया तो नीतीश कुमार ही थे, चाहे जिस समय तेजस्वी के साथ गठबंधन था आरजेडी के साथ, या फिर क्या कहते हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन था, तो उसमें तो मुखिया थे नीतीश जी ही। अब जहाँ तक सर प्रोफेसर साहब बताए हैं जो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे होता है, तो भ्रष्टाचार ऊपर से ही नीचे है। अगर हम ईमानदार हैं, हमारे कैबिनेट के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो मेरी ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। नीतीश जी ईमानदार हैं, लेकिन अगर उनका कैबिनेट साफ सुथरा रहता तो नीचे तक भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार तो नीचे तक है, जनता करा रही है भ्रष्टाचार से। और भ्रष्टाचार अगर लोगों को नहीं दिख रहा है तो गांव में जाकर के लोगों से बात कीजिए, गांव के लोगों से जाकर के पूछिए, जो ब्लॉक में दिन भर दौड़ रहे हैं उनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार क्या चीज़ है, बिना पैसा का कोई काम होता है क्या? तो भ्रष्टाचार तो है, लेकिन इस भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार है। नीतीश जी ईमानदार हैं, लेकिन उनके नीचे के स्तर से जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बिहार में है। अब जहाँ तक बताए तेजस्वी यादव की बात है, जो सरकार में रहे तो नौकरियाँ तेजस्वी यादव के समय में अधिक नौकरियाँ मिली, अलग चीज़ है, तो दबाव बनाए। मुखिया उस समय वो भी थे, अभी भी मुखिया वही हैं, तेजस्वी यादव से पहले भी मुखिया वही थे। अभी भी शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे स्कूल में अभी भी शिक्षकों की कमी, हाँ, विभागों में कमी है, अन्य कई विभागों में कर्मचारियों की कमी है। आप जाइए पहले से देखिए जी विभागों से में कर्मचारी के क्या है। अब महाविद्यालयों में जाइए, वहाँ भी कमी है। और आप एक नया चीज़ लगाती हैं कॉन्ट्रैक्ट पर आप वेतन कम दे रहे हैं, भ्रष्टाचार करेगा ही। आपका भ्रष्टाचार मतलब आप अगर सत्ता में है तो आपका जो भी टीए वगैरह है सब बढ़े, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका बढ़े, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनका घट जाए। उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए, जो पहले 15,000 13,000 पर रखिए, और उसके बाद जो है तो उनको धीरे धीरे सुलगाते जाइए, बढ़ाइए, आधा उम्र उनको बिता दीजिए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करेंगे ही। पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के नकारात्मक रवैया के कारण ही भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार है। कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मतलब दोनों लोगों का लबोलुआब यही है कि नीतीश जी के ईमानदार होने से नहीं होगा, उनको भ्रष्टाचार नीचे स्तर तक खत्म करना होगा। और किस सिस्टम से खत्म करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो या कौन दूसरी सरकार आ गई, ये लोग जो बात कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बिहार में सिर्फ बिहार में भ्रष्टाचार है। अरे इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी उस समय उन्होंने कहा था कि करप्शन इज ए ग्लोबल फेनोमेना, यानी भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती है, ये पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया हुआ है। ये जब इंदिरा गांधी, आप मानते हैं कि जब इंदिरा गांधी बोल रही थी तो भ्रष्टाचार को लीगलाइज्ड कर रही थी। क्यों नहीं कांग्रेस से सवाल पूछते हैं? क्यों नहीं जाके पूछते हैं क्या दूसरे प्रदेशों में भ्रष्टाचार नहीं है? ये भ्रष्टाचार, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ कम से कम सब आदमी स्वीकार कर रहे हैं ना, इस बात पर तो सब आदमी एक मत है ना कि यहाँ का मुखिया जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। क्या स्थिति थी 2005 के पहले जब लालू यादव यहाँ मुख्यमंत्री थे? कह सकता है कोई क्या कि वो भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए नहीं थे? तो आप ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज कम से कम कोई आदमी, आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं सब, कोई आदमी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि वो आदमी व्यक्तिगत ईमानदार है। लेकिन हम यहाँ दावे के साथ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो समाज के लोग हैं। जो उनके विरोधी हैं वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं, और कोई अगर व्यक्तिगत रूप से ईमानदार मुखिया हमको मिला हुआ है तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो 2005 से लेके और अब तक जो बिहार को एक
बदलने का प्रयास किया है, बिना उसमें जो जातीय समीकरण जिसकी चर्चा अभी हो रही थी कि जातीय समीकरण का ध्यान में रखे हुए, बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए, बिना किसी को परेशान किए हुए सामाजिक न्याय को भी मजबूत करने का काम जितना नीतीश कुमार ने किया उतना कभी पूरे। अब हम राजीव सर से जानना चाहेंगे कि केवल एक आदमी के ईमानदार होने से पूरा सिस्टम ईमानदार हो जाएगा या इस बार भी जनता उन्हीं को अपना वोट दे? देखिए, अब भ्रष्टाचार, हम लोग जनता के मुद्दे से सीधे एक भ्रष्टाचार पर आ गए हैं। हम एक लाइन में उसको ख़त्म करेंगे, फिर जो आपका मूल जो था उस पर आ जाएंगे। देखिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होना और न होना ये निर्भर सिस्टम पे पड़ता है, सिस्टम के कारण ही होता है। मुखिया ईमानदार हैं तो पता नहीं बीजेपी वाला को ईमानदारी पसंद है, हम पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते थे कि अभी तक, तो ये बात सही कह रहे प्रोफेसर साहब, और हम भी गर्व से कहते हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये अभी तक इनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, ये होना चाहिए था कि इतने अच्छे लोगों को आप बार बार टहलाना नहीं चाहिए, घोषित कर दीजिए। और सही बात है, ईमानदार है, मानी इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मूल जो आपका मुद्दा था आपके चैनल का कि जनता किस मुद्दे पर वोट करे, उस मुद्दा पे आते हैं। अब उसको, क्योंकि आपका टाइम हो रहा होगा, जनता का एक ही मुद्दा होना चाहिए, चाहे किसी दल का हो, वो विधायक में खड़ा, वोट उसको एक बार अगर जीत गया है, कहियो अगर वो जीत गए हैं, कभी भी मंत्री बने न बने, वो अपने गांव का, उनको पैमाना, तो जनता को एगो पैमाना थर्मामीटर दे रहे हैं कि वो देखे कि विधायक जी अपने गांव का स्कूल और स्वास्थ्य सेवा ठीक की है, सड़क ठीक की है कि नहीं। हो सकता है जनता को 25-50 रुपया खर्चा हो जाए, क्योंकि विधायक 50 किलोमीटर के रेडियस में उनका घर होगा। उस पंचायत या उस वार्ड का या जो गठबंधन चाहे एनडीए का कैंडिडेट जो कभी विधायक नहीं बने हैं, उन पर भी एक थर्मामीटर है कि उस अपने वार्ड के लिए वो कितना लड़े हैं, स्कूल कॉन्वेंट इसके लिए, नाला रोड के लिए और शिक्षा के लिए। ये दोनों थर्मामीटर पर जनता वोट करे। बहुत अच्छी बात कही राजीव सर ने कि स्थानीय समस्याओं को और उसके निराकरण के आधार पर जनता। देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनका दायित्व बनता है कि जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय समस्याएं हैं, उसका समाधान करना। लेकिन बात है जो जनता के बीच में इतना भटकाव राजनीतिक दल दे रहे हैं, जनता को इतना इधर से उधर घुमा देते हैं, जिसके कारण अब जनता भी भटकाव में है। अब जनता भी चुनाव में इच्छा जाहिर करेगी, जो उम्मीदवार हैं उनसे हमको कुछ पहले ही चाहिए, तो उनको भी जो है उसके लिए जैसे कुछ आगे करना होगा। तो इसलिए जो फिर हम कह रहे हैं, जो फिर हम आ जाएंगे वही भ्रष्टाचार पर। तो भ्रष्टाचार इसी के कारण है, जो जनप्रतिनिधि से लेकर के सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और जो ऊपर के मुखिया ईमानदार हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर के मुखिया ईमानदार है और नीचे के टोटल अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो वो मुखिया की ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा ही, प्रश्न चिन्ह उठेगा ही। इसलिए कोई ईमानदारी की बात नहीं हो सकती है। हम नीतीश कुमार ईमानदार है। जब नीतीश कुमार एकदम ईमानदारी पूर्वक काम किए तो 2005 से 2010 तक किसी की औकात नहीं थी जो कोई ब्लॉक में जाकर के इतना घूस लिया, बिना पैसा का काम नहीं हुआ, नहीं था। 2010 के बाद से थोड़ा मोड़ा शुरू हुआ, जो अब इस तरह से भ्रष्टाचार हो गया कि बिना पैसा का किसी का ब्लॉक में कोई काम नहीं होता। जनता अभी भी करा रही है। तो जनता का मुद्दा अभी गौण है। जनता जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर वोट कर रही है, जबकि उसका मुद्दा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा होना चाहिए। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।